हेलो, वेलकम टू खुंगा अकेडमी। एंड अभी ये आपका फर्स्ट शिफ्ट का जीएस का जो पेपर है दिल्ली पुलिस का, ये आ चुका है। और सारे लगभग लगभग ये बोल रहे हैं कि आपका जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो आपका इजी टू मॉडरेट है। बट अगर आप एग्ज़ाम कंडीशंस की बात करो तो आपके वहाँ पे क्या बच्चे पे बीत रही है, क्या मेंटल प्रेशर है उसका। एंड देन सडनली कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो कि आपके कहीं पे बस, हाँ ये है कि आज आप गूगल से देख लो तो वो बात अलग है, लेकिन कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जो कि आपके मतलब इमिडिएटली आपको नहीं आने वाले हैं। तो ऐसे में मेरे हिसाब से ऑन एन एवरेज अभी जैसे मुझे यहाँ पे 35 क्वेश्चंस ही मिल पाए हैं, तो अगर आपके उन 50 क्वेश्चंस में से अगर आपने 35 प्लस अगर आपने किए हैं अच्छे तरीके से, तो ये आपका काफ़ी वेरी गुड या फिर एक्सीलेंट अटेम्प्ट्स में हम लोग इसको काउंट करेंगे। अपार्ट फ्रॉम इट, अगर आपने लेट्स से इसमें 30 किए हैं तो भी आपके चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं, बिकॉज यहाँ पे आपके जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो ठीक ठाक देखने को मिली है। हाँ, कुछ क्वेश्चंस आपके जो स्टैटिक जीके के हैं वो आपके बहुत ज़्यादा ईजी हैं, कुछ आपके जो थोड़ा सा अ बिट ऑफ ब्लेंड ऑफ करंट अफेयर्स है वो आपका थोड़ा सा इसमें डिफ़िकल्ट, मतलब डिफ़िकल्ट तो नहीं बट यस मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल पे हम लोग इसको बोलेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम हम लोग एक काम करते हैं कि हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है वो ऑब्वियसली आपका बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका खेलो इंडिया गेम्स जो है ये आपका कहाँ हुआ है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली चीज़ आपको क्या देखनी है, बिकॉज ऑब्वियसली अभी आपके फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था तो ऑब्वियसली इससे रिलेटेड ही चीज़ें आएंगी। तो सबसे पहली चीज़ हमें ये याद करनी है कि ये जो आपके खेलो इंडिया गेम्स था ये आपके 2018 में शुरू हुआ है। फिर उसके बाद ये आपके हर साल आपके जो ये पूरा खेलो इंडिया गेम्स है ये आपका चेंज होता रहता है। इस बार यानी कि जो 2023 में हुआ है वो आपके 2022 वाला था। और ये जो आपका खेलो इंडिया गेम्स है ये आपका मध्य प्रदेश में हुआ है। अपार्ट फ्रॉम इट, मध्य प्रदेश के यहाँ पे जो आपकी रैंकिंग्स हैं तो कहाँ ये हेल्ड हुआ है, जो कि इसका आंसर भी है वो आपका क्या है, मध्य प्रदेश है। हमें यहाँ से रैंकिंग भी देख लेनी चाहिए, जो रैंकिंग है वो इसकी क्या है। तो रैंकिंग में नंबर 1 पे आपका आया है महाराष्ट्र, नंबर 2 पे आपका आया है क्या नाम है, हरियाणा, जो कि ऑब्वियसली हमेशा स्पोर्ट्स के मामले में बहुत ही अच्छा रहता है। और नंबर 3 पे आपके आ रखा है मध्य प्रदेश, जो कि एक ऑर्गेनाइजिंग स्टेट था इस गेम्स का। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका सिद्धि धमाल पे बहुत ज़्यादा, मतलब ये आपके आज चर्चा में रहा है क्वेश्चन कि आखिर ये सिद्धि धमाल है क्या। बेसिकली सिद्धि धमाल जो है आपके एक सिद्धि ट्राइब है। वहाँ पे दो ट्राइब्स हैं, एक मतलब जनरली आपकी गुजरात की ट्राइब है, और वो आपके धमाल, धमाल मतलब क्या होता है, यानी कि आपके बहुत एनर्जेटिक डांस मूवमेंट्स यहाँ पे होती हैं। अगर आप यूट्यूब पे जाके सर्च करोगे तो आपको सिद्धि धमाल का बहुत बढ़िया और एनर्जेटिक, काफ़ी एनर्जेटिक डांस मूवमेंट मिलने देखने को मिलेगा। और हाँ, तो ये बेसिकली आपके सिद्धि धमाल से डायरेक्ट आपके जो क्वेश्चन आया है, तो इसका कुछ नहीं, इसका एक आपका बस डायरेक्ट आंसर हम लोग लिख सकते हैं कि हाँ ये एक आपकी सिद्धि ट्राइब है जो कि सिद्धि धमाल आपके नृत्य को परफॉर्म करती है। और उसका नाम है आपके कहाँ पे किया जाता है, तो ये आपके गुजरात में किया जाता है। नाउ द थर्ड क्वेश्चन कि आपके मगध का आपका पहला जो रूलर है वो कौन था। हालांकि थोड़ा सा डाउट है, कोई कह रहा है कि फर्स्ट रूलर कौन था, कोई कह रहा है फर्स्ट क्या नाम है आपकी डायनेस्टी कौन सी थी, पहला राजा कौन सा था या फिर आपका पहला वंश कौन सा था। हम दोनों ही चीज़ें आपकी देख लेंगे इसमें। तो पहला जो रूलर था उसका नाम था आपके बिंबिसार। ठीक है, और ये जो बिंबिसार था ये आपके कौन से वंश का था, तो उस वंश का नाम आपका क्या है, हर्यक वंश, हर्यक वंश। ठीक है, तो भाई आपके हर्यक वंश से था और इसका नाम आपका क्या था, इसका नाम था आपका बिंबिसार। ठीक, आपको जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको क्या याद रखनी है, वो इसमें आपको याद रखना है कि ये आपके गौतम बुद्ध के समकालीन थे, गौतम बुद्ध के समकालीन। ठीक है, ही वॉज कंटेम्प्ररी टू गौतम बुद्ध। नाउ तो ये अब आपका हो गया। अपार्ट फ्रॉम दिस अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है आपका कि ये जो आपके इंडियन बॉक्सिंग एसोसिएशन की जो विमेन बॉक्सिंग है ये आपकी कहाँ पे हुई है। देखो भाई, ये जो आपके IBA है, इंडियन बॉक्सिंग एसोसिएशन, ये आपके हर साल बॉक्सिंग का टूर्नामेंट कराता है, ठीक है। और ये काफ़ी सही चीज़ है कि आपके काइंड ऑफ विमेन एम्पावरमेंट को इससे आपके प्रमोट किया जा रहा है और ज़्यादा अच्छे लेवल पे। अपार्ट फ्रॉम विमेन एम्पावरमेंट, इससे आपके और ज़्यादा क्या प्रमोट किया जा रहा है, तो वो है आपका खेल को, बिकॉज यहाँ पे आपके काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी। तो ये आपका हर साल होता है, यानी आपके ईयरली बेसिस पे है। मिनिस्ट्री ऑफ, कौन सी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री आपको कराती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स की जो आपकी मिनिस्ट्री है वो आपके इसको कराती है। बेसिकली अभी आपका यूथ अफेयर्स नहीं रहा है, अब आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के अंदर ही आ गया पूरा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम इट, ये आपके इस बार कहाँ कंडक्ट हुआ था, तो ये आपका इस बार न्यू दिल्ली में कंडक्ट हुआ था, ठीक है। और यही आपसे इसका पूछा गया आंसर कि भाई ये आपका वेयर वॉज IBA विमेन बॉक्सिंग हैज़ हेल्ड। अगला क्वेश्चन है, अच्छा ये जो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, मैं क्लास में भी आप लोगों को काफ़ी बार बताता था, जो यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं उन लोगों को मैं यही बताता था कि आप लोग 86th बेसिकली जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं यानी संविधान संशोधन है, इसको आप लोगों को बहुत ध्यान से पढ़ने चाहिए। और कुछ संविधान संशोधन आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से जो आपका 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ये आपका सच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ये आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम आपके किस चीज़ से संबंध रखता है। तो इसका सबसे पहले जो आपका आंसर होगा वो आपका क्या है, RTE, यानी कि राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ठीक है। राइट टू एजुकेशन ये आपके कौन से अनुच्छेद में है, तो ये आपके अनुच्छेद या आर्टिकल 21A के अंदर आपका ये आता है। आर्टिकल 21, याद रखना, आर्टिकल 21 आपके जीवन का अधिकार है यानी राइट टू लाइफ है, और आर्टिकल 21A आपका शिक्षा का अधिकार है। ये आपका किससे आया था, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया था। इससे पहले आपके DPSP में था, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसके अंदर ही आपका था आर्टिकल 21। बेसिकली उस टाइम पे जो था, इसमें ये चीज़ बोली गई थी जो आपके राइट टू एजुकेशन के लिए था कि आपके सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन जो हमारा देश था वो उस टाइम पे उतना गरीब था कि हम लोग सभी को शिक्षा नहीं प्रदान कर सकते थे। इसीलिए आपका बाद में क्या आता है आपके, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 86वां संशोधन अधिनियम आता है, और ये इससे आपसे एक और चीज़ बनती है, कब आया, तो वो आया आपके 2002 में, क्योंकि इस बार LPG रिफॉर्म्स का पूछ लिया कि कौन आपके प्राइम मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो इस टाइम पे जो आपका 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, ये इस टाइम पे आपकी किसकी सरकार थी, तो ये जो आपकी सरकार थी ये आपके हमारे ऑनरेबल फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, ठीक है। तो ये आपके अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। उसमें आपके 2002 में आपके आता है एक आपका प्रस्ताव पारित होता है, फिर उसके बाद आपका संविधान संशोधन बन जाता है। इसमें आपका राइट टू एजुकेशन, शिक्षा के अधिकार को रखा जाता है। अपार्ट फ्रॉम इट, जैसे आपका अगला क्वेश्चन इससे फिर से रिलेटेड है, और वो पूछा गया है कि रेंज क्या है। बेसिकली आपसे एज की रेंज पूछ ली गई है, तो आपसे किस साल के लिए, तो ये आपके 0 से लेके 6 वर्ष तक के बच्चों को आपके कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। और इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा, तो उसके बाद आपको गाँव में जो आपके जितने भी स्कूल हैं उस पर आपके पेंसिल के ऊपर आपको देखे होंगे कि 2 गुड्डे गुड़िया आपके, या फिर जो आपके 2 लड़के लड़कियां हैं वो आपके उस पेंसिल के ऊपर हैं, स्कूल चले हम का नारा आपका था। तो ये बेसिकली क्या थी, ये सर्व शिक्षा अभियान के तहत आया था, और सर्व शिक्षा अभियान जो है वो आपकी इस राइट टू एजुकेशन का ही पार्ट है, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान, इसमें आपके मुफ्त एजुकेशन दी जाएगी, किसे, 0 से लेके 6 साल के बच्चे तक को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद कर्नाटका। बेसिकली बच्चों आपसे बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल्स पूछ रहा है कर्नाटका के, तो जाहिर सी बात है, अब मैं जैसे कि क्लास में बोलता हूँ कि जब भी आपसे नॉट वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, ये सारे के सारे जो आपके क्वेश्चंस हैं आपके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, और जब कभी बच्चे आपसे ऐसे नॉट वाले क्वेश्चंस पूछे तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि आप क्या लिख लो कि आपके लिए कौन कौन से टेम्पल्स इंपॉर्टेंट है। इस बार कर्नाटका का है, तो आप लोग तमिलनाडु का, जिन बच्चों की भी अगली शिफ्ट आ रही है, आई विल सजेस्ट देम कि आप लोग तमिलनाडु और आपके केरला के जो बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं उनको आप ज़रूर एक बार रिवाइज करके चले जाना, ठीक है। क्योंकि अगर ये आपसे कर्नाटका का पूछा गया है, यहाँ पे मैंने क्लास में भी कई बार प्रैक्टिस कराई थी, तो मैंने यही बताया था कि यहाँ पे जैसे आपका एक पहला टेम्पल है, तो उसका नाम आपका क्या है, नाम आपको पता होना चाहिए, लोकेशन पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट अगर कोई वहाँ पे और साइट है तो वो आपको पता होनी चाहिए। इसी के साथ साथ स्टेट
और स्टेट के साथ साथ कौन से भगवान को डिनोटेड है ये आपको पता होना चाहिए। तो विरूपक्ष मंदिर है या विरूपक्ष टेम्पल है, ये आपके भगवान शिव को डोनेटेड है, शिव। और ये कौन सी नदी पे है, तो नदी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम आपका क्या है, तुंगभद्र। ठीक है, तुंगभद्र रिवर पे आपके विरूपक्ष मंदिर है। विरूपक्ष से आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना कि ये आपके कहीं विष्णु जी का तो मंदिर नहीं है, नहीं, विरूपक्ष आपके शिव जी का मंदिर है। ऐसी बात नहीं है, विष्णु भगवान का भी मंदिर है। तो दूसरे पे अगर हम लोग चलें तो चलो आप लोगों के लिए एक विष्णु भगवान का भी मंदिर हम लोग बता देते हैं। विष्णु भगवान आपको पता ही है, उनको श्री वेंकटेश्वर भी बोला जाता है। ठीक है, तो श्री वेंकटेश्वर, श्री वेंकटेश्वर। और ये जो आपका श्री वेंकटेश्वर मंदिर है, ये आपके पट्टादकल में है, पट्टादकल, कर्नाटका, पट्टादकल, कर्नाटका। ये सारे खैर आपके ऑब्वियसली कर्नाटका के ही मंदिर हैं, टेम्पल्स हैं। इसके साथ इंपॉर्टेंट चीज क्या जुड़ी हुई है कि ये आपके यूनेस्को, यूनेस्को जो आपके विश्व धरोहर सूची निकालता है, तो यूनेस्को, यूनेस्को विश्व धरोहर सूची, जिसको आपके वर्ल्ड हेरिटेज साइट बोला जाता है, यहां लिख देता हूं मैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, हिंदी के लिए विश्व धरोहर सूची। आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व धरोहर सूची निकालता कौन है, तो आपको पता होनी चाहिए कि ये आपके यूनेस्को निकालता है विश्व धरोहर सूची। और ये जो विश्व धरोहर सूची है, इसी में आपके ये मंदिर आता है, श्री वेंकटेश्वर मंदिर, जो कि आपका पट्टादकल में है। और ऑब्वियसली जो तीसरा ऑप्शन है, तीसरा मैं आपके यहाँ पे चलो लिख देते हैं, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है और ये आपको पता ही होगा कि ये आपका किसके द्वारा बनवाया गया था। तो ये आपके होयसाल में बनवाया गया है और इसका नाम क्या है, होयसालेश्वर, होयसालेश्वर टेम्पल या मंदिर। ठीक है, ये आपका कहां पे है, ये आपका हालीबिड में है। ठीक, तो ये आपका हालीबिड कर्नाटका में है। और ये भी मंदिर आपका जहां पे कहीं, मतलब ये जो आपका मंदिर है, ये आपका भगवान शिव के लिए मंदिर है। तो जनरली आपको साउथ में शैव और वैष्णव परंपरा बहुत ज़्यादा मिल जाएगी। उत्तर में जब आप आओगे तो आपको यहाँ पे शाक्त परंपरा भी दिखने को मिलेगी, उत्तर भारत में। या फिर आपके अगर हम लोग पूर्वी भारत की बात करें, स्पेशली जैसे आपके कामाख्या देवी मंदिर है, तो वहाँ पे आपको शाक्त परंपरा या फिर जो देवी माँ की पूजा करने वाले आपको बहुत मिलेंगे। दक्षिण में आपको ऐसे ही शैव और वैष्णव आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। तो आई होप आपको इतना पोर्शन समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने ठीक ठाक रूप से एनालिसिस कर लिया है कि इसमें से कौन कौन सी जगहें आपकी नहीं हैं। हालांकि खैर अब मैंने अगर आपको कर्नाटका के लिए बता दिया है कि भाई आपके कर्नाटका में ये वो 3 मंदिर हैं जो कि आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों की ड्यूटी होनी चाहिए कि आप लोग अगले जो मतलब आपके जो तमिलनाडु वगैरह के हैं, जनरली जो आपके दक्षिण भारत के जितने भी और अलग अलग राज्यों के मंदिर हैं, मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटका हो गया, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु और तेलंगाना, ये आप लोगों से कई बार पूछे जा सकते हैं, पूछने की संभावनाएं भी हैं। तो इसलिए आप लोग कृपया इसे ज़रूर रिवाइज करके जाना। अगले क्वेश्चन पे फटाफट चलते हैं। तो भाई अगला क्वेश्चन आपका ये पूछा गया कि नोबल गैसेस आपकी क्या होती है। तो सबसे बेस्ट इसका एग्जांपल यही है कि आप लोग इसको ऐसे याद कर लो कि हीना, नीना और करीना के एक्सरे रंगीन, एक्सरे रंगीन, यानी कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनन और आपके रेडॉन, ये आपके नोबल गैसेज हैं। तो भाई अभी लेट्स से इसमें जो भी का ये आपका ऑप्शन लिखा रहा होगा, जैसे आपके शायद O2 कुछ बोल रहे हैं कि आपका नाइट्रोजन लेट्स से ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो हाँ ये आपकी नहीं होगी। बेसिकली आप लोगों को क्या पता होना चाहिए कि आपके हीना, नीना और करीना के एक्सरे रंगीन, आप चाहो तो मैंने एक फनी सी ट्रिक है, आप इसे याद भी कर सकते हो। तो ये जो आपके हीना, नीना और करीना के एक्सरे रंगीन, इससे आप नोबल गैसेस को याद कर सकते हो। अगला चलते हैं, फ्रॉम हुम एनी बेसेंट वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि
आपके एनी बेसेंट से बेसिकली आपसे एनी बेसेंट के बारे में ये पूछा जा रहा है कि इन पे कौन सी विचारधारा उस टाइम पे थी। तो जाहिर सी बात है जिसकी विचारधारा थी, जो आपके इन्होंने आगे चल के जिस सोसाइटी को आपके ज्वाइन किया था उसका नाम था थियोसॉफिकल सोसाइटी। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी को आपके एनी बेसेंट ने ज्वाइन किया था, और जिसके वो विचारधारा से सबसे ज़्यादा प्रभावित थी इसमें, तो वो इनके यानी जो फाउंडर थे थियोसॉफिकल सोसाइटी के, उनका नाम था हेलेना पेट्रोवना ब्लवात्स्की, या हम लोग इनको ऐसे याद करते हैं कि HP ब्लवात्स्की, राइट। और एक आपके MS ऑलकॉट भी थे, कर्नल MS ऑलकॉट, कर्नल MS ऑलकॉट, राइट। तो ये आपको एक चीज़ ये पता चल गई एनी बेसेंट के बारे में। दूसरी आपको क्या चीज़ पता करनी है कि ये आपका पहली महिला थी जिन्होंने 1917 का आपके INC का यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम सत्र, इन्होंने ही पहली महिला थी जो कि इसकी अध्यक्ष बनी, फर्स्ट वुमेन जो कि आपके कांग्रेस सेशन की अध्यक्ष बनती हैं, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। अच्छा, ये तो थी। इसके साथ साथ और क्या देखना है, लोकेशन कहाँ थी, तो भाई ये जी आपका हुआ था कलकत्ता में। ठीक है, होम रूल लीग, होम रूल ये भी इन्होंने ही बनाया था। होम रूल लीग की स्थापना इन्होंने बाल गंगाधर तिलक के साथ इन्होंने ही की थी। अलग अलग तरीके की होम रूल लीग्स थी दोनों की, एक की दक्षिण में थी और एक की आपके पूरे रेस्ट ऑफ इंडिया में थी। एक की मतलब बेसिकली महाराष्ट्र में थी और दूसरे की रेस्ट ऑफ इंडिया में थी। तिलक की आपके महाराष्ट्र में थी और इनकी रेस्ट ऑफ इंडिया में थी। इसी के साथ साथ इन्होंने आपके 1800 एनी बेसेंट का एक और प्रॉपर्टी की बात करूं, मतलब प्रॉपर्टी नहीं, इनके एक और पॉइंट की बात किया जाए तो 1898 में इन्होंने आपके क्या किया एनी बेसेंट ने, तो यहाँ पे 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। सेंट्रल हिंदू कॉलेज, इसकी स्थापना जब आपकी होती है, यही वो कॉलेज है जो कि आपका 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो आपके मदन मोहन मालवीय ने बनाया था। ठीक है, मदन मोहन मालवीय जी ने आपके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आगे चल के बनाई, जो आज आपके IIT BHU के नाम से जाना जाता है। तो ये आपके IIT BHU या फिर बेसिकली जो आपके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, इसको एज अ सेंट्रल हिंदू कॉलेज ये आपके एनी बेसेंट ही इसकी स्थापना करवाती हैं 1898 में। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो भाई अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि हु कैलकुलेट्स नेशनल इनकम। बहुत बच्चों वाला सवाल था ये, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि जो आपकी जो स्टैटिक जीके है वो आपकी बहुत ईजी आई है। तो इसका आपका क्या है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, CSO इसको बोला जाता है, CSO। और ये कौन से मंत्रालय के अंदर आता है, तो उस मंत्रालय का नाम है मॉस्पी। मॉस्पी मतलब आपके शॉर्ट में लिखा जाता है, वैसे इस मंत्रालय का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये वही मंत्रालय है जो कि आपकी जितनी भी जनगणना से लेकर जितनी चीज़ें हैं आपकी GDP वगैरह पब्लिश करना, ये सब आपके मॉस्पी ही देखता है। मॉस्पी बेसिकली आपको सारा का सारा डाटा देता है। जो ये जो CSO है ये आपका 1951 में बनाया गया था। ठीक है, ये जो आपका डिपार्टमेंट है आपके CSO 1951 में बनाया गया था। आई होप ये हो चुका होगा आप लोगों का। स्क्रीनशॉट ले लेना अगर लेट्स से आप लोग कोई भी इसको ध्यान से पढ़ रहा है तो। अगला क्वेश्चन है कि कलानिधि अवार्ड किसको दिया गया था। पहली चीज़, कलानिधि अवार्ड है किसके लिए, तो ये आपके भरतनाट्यम के लिए है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो आपका भरतनाट्यम है, सो भरतनाट्यम, ऑलराइट, भरतनाट्यम के लिए आपका अवार्ड दिया जाता है कलानिधि। और ये इस बार किसको दिया गया है, तो उनका नाम है आपका बॉम्बे जयश्री। ऑलराइट, तो ये बॉम्बे जयश्री हैं, इनको आपके भरतनाट्यम के लिए कलानिधि का अवार्ड दिया गया है। अब ये भाई आपके लिए थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था कि किशन महाराज, बिकॉज हम लोगों ने भाई बिरजू महाराज पढ़ रखा है, राइट, उस पंडित बिरजू महाराज को हमने पढ़ रखा है, लेकिन ये किशन महाराज अल्लाह रखा। अब एक कौन से इंस्ट्रूमेंट आपके बजाया करते थे, तो ये थोड़ा सा आपका टफ हो जाएगा। ठीक है, राइट, लेकिन फिर भी जिस किसी ने भी आकर पढ़ा होगा तो उसके लिए ईजी है कि तबला, ये आपके तबला वादक थे, तबला प्लेयर्स थे आपके। ठीक है,
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इग्नियस रॉक्स। भाई देखो इग्नियस रॉक यानी जो आपकी जो आग्नेय चट्टानें होती हैं, कैसे बनती हैं, क्या है, हम लोगों ने यहाँ पे क्लास में डिस्कस कर रखा है। आपको बस यहाँ पे क्या डिस्कस करना है कि आग्नेय चट्टानें कौन कौन सी हैं। तो जनरली जैसे आपके कुछ आग्नेय चट्टानों में जैसे आपके सबसे फेमस कौन सा है, ग्रेनाइट है, फिर आपका क्या है, बसाल्ट है। ये दोनों बच्चे आपके आग्नेय चट्टानें हैं जो कि आपके बहुत ज़्यादा फेमस आग्नेय चट्टानें हैं। ठीक है, मतलब और भी उसमें ऑप्शंस हो जाएंगे, लेकिन आप लोगों के इजी क्वेश्चंस के लिए यहाँ पे क्या चीज़ें दी हो गई। मान लो कि आपके इसमें से कौन सी आग्नेय चट्टानें नहीं है, तो पक्का है कि उसमें से आपके या तो लाइमस्टोन दिया होगा या क्ले स्टोन दिया होगा, या हो सकता है कि आपको मार्बल दिया हो। तो मार्बल जो आके आपके चूना पत्थर की क्या है, रूपांतरित या कायांतरित आपकी चट्टानें हैं। लाइमस्टोन ये ऐसा क्या है, ये आपकी अवसादी चट्टानें हैं। ठीक है, हम लोगों ने क्लास में कई बार डिस्कस कर रखा है। क्ले स्टोन मैंने आपको बताया भी था कि भाई जिसके पीछे स्टोन लग जाए और आगे आपके शुरुआत में एक कोई वीक सा नाम हो, तो वो आपके जनरली सेडिमेंट्री रॉक्स होंगी, यानी कि वो आपकी अवसादी चट्टानें होंगी। ठीक है, तो जैसे आपके लाइमस्टोन हो गया, क्ले स्टोन हो गया और आपके मड स्टोन हो गया, तो ये सब आपके क्या हैं, ये सब आपके, या कोल हो गया, ये सब आपके सेडिमेंट्री रॉक्स हैं जिनको आपके अवसादी चट्टानें बोलते हैं। कोल हो गया, लेकिन उसी की जगह पे मार्बल हो गया, डायमंड हो गया, तो ये सब आपके क्या है, शेल हो गया, शिस्ट हो गया। ये सब भाई जो आपकी चट्टानें हैं, ये सब आपकी क्या हैं, लाइमस्टोन से मार्बल बन गया, क्ले स्टोन से आपके स्लेट बन जाएगी। ठीक है, और ऐसे ही कोल का डायमंड आपका बन जाएगा, ग्रेनाइट का आपके ग्नीस बन जाएगा। ठीक है, तो ये वो कुछ आपकी चट्टानें हैं जो कि आपके ऊपर वाली तो ये तो सारी आपकी अवसादी चट्टानें हैं, और ये जो आपकी चट्टानें हैं इनको आपके कायांतरित चट्टानें बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो अगर आपके आग्नेय चट्टानें नहीं अगर पूछी गई होंगी तो आपके ग्रेनाइट है और आपके यहाँ बसाल्ट है। इसके अलावा जो भी कोई ऑप्शन में रहा होगा तो वो आपकी क्या हो जाएंगी, आपकी दूसरी चट्टानें हो जाएंगी। मतलब आप लोग इस क्वेश्चन को भी बहुत प्यार से कर सकते थे। मैं वही कह रहा हूं ना, स्टैटिस जो आपके जो स्टैटिक जीके है वो आपको बहुत आसान आ रखा है, इसमें वो बहुत प्यार से क्लियर किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब भाई ये वो कुछ क्वेश्चंस है जो कि मतलब आपके ऐसे, इनको मैं ऐसे टॉफ़ी वाले क्वेश्चंस बोलता हूँ कि ऐसे दिए जाते हैं और ये तो आपकी गलत होनी नहीं चाहिए। जैसे प्यादा, प्यादा हम किस में बोलते हैं, फिर कई आपने मूवीज़ देखी होंगी, सीरीज़ देखी होंगी, उसमें सब में क्या बोला जाता है कि रानी को अगर फंसाना है तो सबसे पहले प्यादे को मारना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं मतलब जो ऐसे बोली जाती हैं। अगर आप लोगों ने ऑब्वियसली चेस खेला भी होगा तो सोल्जर से भी आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हो कि कौन सा है। तो भाई ये जो आपका खेल है इसका नाम है चेस या फिर शतरंज। ठीक है, अगला भरतनाट्यम बिलोंग्स टू विच स्टेट, ये आप लोगों को पता ही होगा। नाट्यम मैंने आपको कई बार बताया है कि एक मोहिनी अट्टम एक आपका अलग डांस फॉर्म है, वो आपका केरला का है। लिख लेना भाई, अगर कल को आप लोगों के यहाँ कहीं आ जाए गलती से मोहिनी अट्टम, ये आपके भगवान विष्णु के लिए किया जाता है। ये नृत्य मोहिनी अट्टम विष्णु जी के लिए किया जाता है, भगवान विष्णु के लिए। और ये कहाँ का नृत्य है, तो ये आपका केरल का है। चलो वापस आते भरतनाट्यम पे, तो ये आपका कहाँ का है, ये है आपका तमिलनाडु का। अगला क्वेश्चन है कि भाई सबसे ज़्यादा अधिक साक्षरता वाला देश कौन सा है, मतलब प्रदेश कौन सा है। तो ये भाई कई बार हम लोगों ने सुन रखा है कि ये आपका, और ये किसकी बात हो रही है, 2011 के सेंसस की हो रही है। 2011 का सेंसस किसने पब्लिश किया होगा, अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि ये आपके मॉस्पी रहा होगा। ठीक है, मॉस्पी ने आपके इसको पब्लिश किया होगा। तो स्टेट कौन सा है, तो भैया स्टेट है आपका केरला, और उन्होंने साथ में पूछ लिया कि यूटी कौन सी है। तो यूटी आपकी कौन सी है, एक तो है आपकी यहां पे लक्षद्वीप और दूसरी है आपकी चंडीगढ़। हालांकि खैर ऑप्शन में आपके लक्षद्वीप था तो आप लक्षद्वीप ही टिक करके आना, बट आपके जो मतलब क्या नाम है, सेकंड नंबर पे जो है वो आपके चंडीगढ़ है। ठीक है, यहाँ पे केरल के बाद आपका वो आ जाएगा तमिलनाडु, और फिर आपका महाराष्ट्र आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो मैंने न जाने क्लास में कितनी बार कराया होगा, और मैंने आपको बताया भी कि भाई 42वें संशोधन अधिनियम से जो आपके 3 वर्ड्स जुड़े हैं। मैं आपको ये बोलता था कि दिल्ली पुलिस के एग्जाम की कांस्टेबल की तो तैयारी कर रहे हो, लेकिन आपको और ऊपर जाना है, आपको एएसपी, एसीपी, डीपी एसीपी और डीसीपी, ये सब चीज़ें आपको बननी है। तो एम हाई करो, और कुछ नहीं तो एटलीस्ट सीपीओ ज़रूर देना। सीपीओ जब दोगे तो उससे आप एक चीज़ बनोगे, उसको क्या बोलते हैं, सीनियर सब इंस्पेक्टर। ठीक है,
मैंने ऐसे याद करा रखा था कि SSI सीनियर सब इंस्पेक्टर। पहले बात करते 42वें संशोधन अधिनियम की, तो ये आपका आया कब था? कई बार हम पीछे भी आपने डिस्कस किया था, तो ये आपके 1976 में आया था। ठीक है, सरकार किसकी थी? तो इमरजेंसी का मतलब उस टाइम पे आपके इमरजेंसी लगी थी, इसीलिए इसको और क्या बोला जाता है, इसीलिए इस वाले संशोधन को आपके मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। एक छोटा सा आपका अपने आप में ही एक आपका संविधान बन चुका था ये आपका। और तीसरा पॉइंट यहाँ पे क्या था? सरकार किसकी थी? तो जब इमरजेंसी लगी होगी तो ये आपकी श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। ठीक है, अब तो SSI से वो आपके कौन से वर्ड थे? मैंने आप लोगों को इसके पीछे की एक वो मतलब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, बट चलो कोई बात नहीं। लेकिन आपके इससे मैंने आपको ये चीज़ भी बताया था, क्योंकि हमारे 71 की लड़ाई में किसने आपकी हेल्प की थी? तो वो थे आपके रशिया, जिसने आपकी इंडिया की हेल्प की थी। और इसीलिए आपके रशिया की एक जो आइडियोलॉजी थी उस टाइम पे USSR की, उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कराने की बातचीत चली थी। तो उसमें जो आपकी आइडियोलॉजीज थी रशिया की, वो आपकी क्या हो जाएगा? तो पहला क्या चीज़ हो जाएगा? समाजवाद, सोशलिस्ट। दूसरा आपका क्या हो जाएगा? सेक्युलर, क्योंकि सोशलिस्ट का दूसरा ही फॉर्म आपका क्या होता है? सेक्युलरिज्म, यानी सेक्युलर, जिसको धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं। और तीसरा आपका क्या हो जाएगा? इंटीग्रिटी, यानी कि अखंडता, इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी। ठीक है, तो सॉरी, इंटीग्रिटी, राइट। तो सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, अगर मैं इसको हिंदी में लिखूं तो आपका क्या हो जाएगा? तो भाई ये आपका एक तो आपका है समाजवाद, फिर उसके बाद आपका क्या आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता, और तीसरे नंबर पे आपका क्या आ जाएगा? अखंडन, इंटीग्रिटी। ठीक है, फिर भाई आपके आ जाता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके कहता है कि आपके शिवरात्रि जो है ये आपके कौन से महीने में मनाई जाती है? तो भाई ये आपके 13 कृष्ण पक्ष की 13वीं या 14वीं जो आपकी रात होती है, चतुर्दशी की जो रात होती है कृष्ण पक्ष की, फागुन महीने की कृष्ण पक्ष, सॉरी फागुन नहीं, ये आपके माघ। और जैसे ही आपके माघ महीने में बनाया जाता है, इसके अगला ही दिन 14 के बाद आपका क्या आ जाएगा? फागुन लग जाएगा। तो इसलिए अगर आपको ये आपको फागुन ऑप्शन में दे तो फागुन भी आप टिक करके आ जाना, लेकिन माघ इसका ज़्यादा उचित उत्तर है। और आपको पता है भाई शिवरात्रि किस लिए मनाई जाती है? तो इस दिन आपके क्या होती है? भोला बाबा की शादी हो जाती है। तो शिव जी की शादी आपके माँ पार्वती के साथ होती है, और इसलिए आपके ये शिवरात्रि मनाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका अनंत आर कृष्णन जो है ये आपके किससे रिलेटेड है? अगेन मैं इसको भाई आपके बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन बोलूंगा। ठीक है, दिस वाज योर टफ क्वेश्चन बिकॉज ऑब्वियसली किसी को पता नहीं होता है। तो अनंत आर कृष्णन, ये मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि अगर आप इन्हें स्किप कर दो तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, रादर देन आप इसके तुक्के लगा के आओ। ठीक है, तो अनंत आर कृष्णन ये आपके मृदंगम, एक आपका इंस्ट्रूमेंट होता है मृदंगम, मृदंगम, मृदंगम। ये बच्चे आपके थोड़ा सा पखावज की तरह दिखता है, और जैसे मतलब ये आपका ढोल की तरह शेप में होगा, ऐसे करके आपका बजाओ, मतलब शेप जो होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, आपके इधर इधर ऐसे बजाया जाता है। एंड देन जनरली ये फिर आपके इसमें टाइट इस तरीके से कुछ स्ट्रिंग्स ही होती है। तो मृदंगम आपके कुछ इस तरीके का बस मतलब इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसको आपको कौन बजाता है? तो आपके अनंत आर कृष्णन बजाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अब यार ये जो क्वेश्चन था ये भी आपका थोड़ा सा टफ था, मतलब अगर आपको पता है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। तो एक आपके लुइस कैरोल करके बंदे हैं, ठीक है, इन्होंने आपके क्या लिखी है? तो इन्होंने आपके लिख रखी है एलिस इन वंडरलैंड। ठीक, अगला है आपका क्या? सिटीजन्स एंटाइटलमेंट से रिलेटेड आपका पूछा गया है। तो मैंने आपको कई बार बता रखा था, इवन आज की भी क्लास जो हमारी रिवीजन क्लासेस यहाँ पे चल रही थी उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई जो आपके अनुच्छेद 18 है संविधान का, इसमें आपके सिर्फ आप डॉक्टर लगा सकते हो, और उसी के साथ साथ जो भी आपकी मिलिट्री की रैंक्स हैं उन्हें लगा सकते हो। ठीक है, मिलिट्री रैंक्स इन्हीं को ही बस आप लगा सकते हो, इसके अलावा आप कुछ और नहीं लगा सकते। यानी कि सचिन तेंदुलकर
माना कि वो भारत रत्न हैं, लेकिन वो अपने नाम के आगे ऐसे नहीं लगा सकते कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर। जैसे कि अगर आपके कोई भी रिटायर्ड, अगर जो भी आपके फौजी वगैरह होते हैं या फिर जो आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, वो अपने सामने लेकिन ये ज़रूर लगा सकते हैं रिटायर्ड कर्नल, रिटायर्ड ब्रिगेडियर, रिटायर्ड मेजर जनरल, ये सब चीज़ें वो लगा सकते हैं। या फिर रिटायर्ड एवीएम, एयर वाइस मार्शल, ऐसे करके आपके एयरफोर्स में भी लगाया जा सकता है। रिटायर्ड आपके कैप्टन, ये सब चीज़ें आप लगा सकते हो। और आप डॉक्टर तो ऑब्वियसली, जैसे अगर आप डॉक्टर बने, चाहे आप पीएचडी करके बनो या फिर आप जो है इस तरीके से बनो, एमबीबीएस की पढ़ाई करके बनो, आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हो। तो यही वो आपके कुछ टाइटल्स हैं जो कि आप लगा सकते हो। अपार्ट फ्रॉम इट कोई भी राय बहादुर, नायब, सूबेदार, सॉरी सूबेदार तो अब आपका मिलिट्री रैंक हो गई, तो यानी कि जैसे आप राय, राय बहादुर, राजा, महाराजा, राजाधिराज, इस तरीके से अब आप अपने नाम के आगे टाइटल्स नहीं लगा सकते। ये आपका आर्टिकल 18 में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हु यूज टू डू यज्ञ इन वैदिक पीरियड। भाई ये तो बहुत बच्चों वाला सवाल था, ठीक है, इसको मैं वेरी इजी क्वेश्चंस में रखूंगा। आप सबको पता है कि यज्ञ कौन किया करता था, उनको आपके क्या बोला जाता था, उनको आपके ऋषि बोला जाता था। ऋषि, अगर ऋषि ऑप्शन नहीं है तो आपके दूसरा ऑप्शन क्या आ जाएगा, पुरोहित। ठीक है, पंडित पुरोहित आपने नाम सुना ही होगा, तो ये आपके ऋषि और पुरोहित है, ये आपके ऑप्शन है जो कि इसमें था। ऑलराइट, अब हम लोग अगले पे चलते हैं। आई होप आप स्क्रीनशॉट ले लोगे, सॉरी अगर मैं पिछले वाले क्वेश्चंस में थोड़ा जल्दी हो गई होगी। तो अगले क्वेश्चंस में चलते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये आपका है प्लेइंग टू विन। प्लेइंग टू विन ये आपकी किसके द्वारा लिखी गई है, अभी इस पे आपके परिणीति चोपड़ा ने मूवी भी बना दी है। तो ये हैं आपकी हमारे जो भारत की बैडमिंटन की प्लेयर हैं, साइना नेहवाल। ठीक है, इन्होंने आपके 2012 के लंदन ओलंपिक्स में पदक जीता था, साइना नेहवाल, और फिर उसके बाद काफ़ी ज़्यादा आपके पदक वगैरह सब चीज़ जीत रखी हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम इट अगर आपसे, तो ये प्लेइंग टू विन जो है ये आपके किसने लिखा है, ये आपके साइना नेहवाल ने लिखी है। ऐसे ही एक और है आपकी, उसका नाम है अनब्रेकेबल। तो ये जो आपके अनब्रेकेबल एक बुक है, इसको भी आप लोग ध्यान देना। तो ये अनब्रेकेबल बुक, ये हमारी सुप्रसिद्ध बॉक्सर जिनका नाम है आपके मैरी कॉम, तो ये मैरी कॉम द्वारा ये आपकी बुक लिखी गई है। ठीक, आई होप ये आपको याद रहेंगी चीज़ें। अगला चलते हैं, गवर्नर रेजोल्यूशन। तो भाई ये आपका बेसिकली ये पूछा जा रहा है कि जो आपके गवर्नर है, ये आपके अधिवेशन या फिर जो हाँ हम लोग इसको ऐसे कह सकते हैं कि आपके जो अध्यादेश है ये कौन से आर्टिकल के तहत पास कर सकते हैं। तो उस आर्टिकल का नाम है अनुच्छेद, आपसे डायरेक्ट पूछ लिया गया तो थोड़ा सा टफ हो जाता है याद करना। तो अनुच्छेद 200 है, इसको हम लोगों ने क्लास में डिस्कस कर ही रखा है कि भाई अगर मान लो कि आपके रेजोल्यूशन कौन इशू कर सकता है, तो आपके गवर्नर है। अपार्ट फ्रॉम इट, जैसे आपके जॉइंट सिटिंग की अगर हम लोग बात करें, जॉइंट सिटिंग, तो जॉइंट सिटिंग आपके ये, अगर हम लोग पार्लियामेंट की बात करते हैं, संसद की, तो पार्लियामेंट में जो आपकी जॉइंट सिटिंग है ये कौन कराता है, तो ये आपके राष्ट्रपति कराते हैं। ठीक है, और वैसे ही अगर ये आपके विधानसभा यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, तो इसमें आपके कौन कराएगा, तो वो आपके गवर्नर हैं। ठीक, यहां पे जो अध्यक्ष होगा इस जॉइंट सिटिंग का, जो मतलब इसको हम लोग यहां लिख देते हैं, जो जॉइंट सिटिंग का आपका अध्यक्ष होगा वो आपका कौन होगा, तो वो आपका स्पीकर होगा। चाहे वो आपका एसएलए यानी स्टेट विधानसभा का स्पीकर हो या फिर वो आपके पार्लियामेंट का स्पीकर हो, जहां भी आपकी जॉइंट सिटिंग चल रही होगी वहां पे आपका क्या हो जाएगा, वो स्पीकर हो जाएंगे। ठीक है, अगला है ये आपका रॉलेट एक्ट कब आया, ये आप लोगों को पता ही है कि भाई 1919 में पास हुआ था। हम लोगों ने कई बार इस चीज़ को डिस्कस भी कर रखा है। इसी में ही आपके क्या था कि नो अपील, कभी आप लोगों से पूछ ले कि भैया कौन सा वो आर्टिकल था या एक्ट था जिसको बोला जाता था नो अपील, नो वकील एंड नो दलील। ठीक है, तो ये जो आपका आर्टिकल, ये जो आपका जो अधिनियम था वो कौन सा था, रॉलेट अधिनियम था। इसी के तहत आपके क्या होता है, आपके बाद में चल के जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। और हत्याकांड में बेसिकली आपके वो सारे बैसाखी मनाने हुए जो वहाँ पे जितने भी आपके सिख भाई बंधु थे वो सारे आपके बैसाखी मनाने के लिए आए थे। और साथ में यहाँ पे दो लीडर्स थे, एक का नाम था आपके सैफुद्दीन किचलू और दूसरे का नाम आपके था सत्यपाल। ठीक है, तो आपके डॉक्टर सैफुद्दीन
किचलू और आपके जो सत्यपाल हैं, इन्होंने आपके क्या किया था, इनको अरेस्ट कर लिया गया था। इसीलिए आपके बैसाखी मनाने के लिए वहाँ पे बैसाखी प्लस इनके प्रोटेस्ट में वहाँ पे आपके क्या हो जाता है, वहाँ पे लोग एकत्रित होते हैं और उन पे आपके क्या कर देता है, कौन गोली चला देता है, तो उसका नाम था ब्रिगेडियर जनरल डायर। तो ये जो डायर था बेसिकली पूरा नाम था आपका ब्रिगेडियर जनरल माइकल ओडॉर। माइकल ओडॉर तो वो थे, माइकल डायर भी इसका नाम भी था, ठीक है। तो ये आपके ब्रिगेडियर जनरल डायर ने क्या कर दिया था, गोली चला दी थी। तो इससे आपका क्या हो जाता है, रॉलेट एक्ट। इसी पे आपके अगला भी एक और क्वेश्चन है कि इसी टाइम पे आपके नाइटहुड की उपाधि किसने त्यागी थी, तो वो थे आपके क्या नाम है, श्री रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर ने आपके नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। अब ये नाइटहुड क्या होता है, जो कि हम लोग अगला भी क्वेश्चन आने वाला है, नाइटहुड। तो इस नाइटहुड में आपका क्या होता है कि आपके नाम के आगे सर लग जाता है, ठीक है। नाइट मतलब वो वहाँ के कुछ रैंक्स हैं, उन रैंक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपके सर लग जाएगा आपके नाम के आगे, और इसीलिए आपके वो जो था उसको कौन त्याग देता है, तो वो आपके जो आपके श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं वो आपके त्याग देते हैं। तो ये हो गया। आई होप आप इसकी स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। ओके। ये अगले बच्चों, अभी आपके कुछ और क्वेश्चंस बचे हैं, ये जो कि हमने पीछे डिस्कस कर ही लिया था। यहाँ पे आपसे एज रेंज पूछी गई है, तो आपको पता ही है कि भाई आर्टिकल 21 है किससे रिलेटेड है, तो ये आपके शिक्षा के अधिकार, राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड है। हमने पढ़ लिया था कि ये आपके 46वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट या फिर संविधान संशोधन अधिनियम 2002 से रिलेटेड था। इसमें हम लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी भी पढ़ लिया था, ठीक है। इसी के साथ साथ यहाँ पे हमने और क्या पढ़ लिया था पीछे, कि आपके 0 से 6 वर्ष तक है। 26वें क्वेश्चन पे आते हैं, हु वॉज प्राइम मिनिस्टर। भाई ये आपके बेसिकली उन्होंने उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर पूछा है, ये मैंने एड ऑन फर्दर क्वेश्चन किया कि फाइनेंस मिनिस्टर भी कौन था। फाइनेंस मिनिस्टर जनरली सबको याद रह जाता है, लेकिन किसी को आपके प्राइम मिनिस्टर नहीं याद रहते हैं। तो उस टाइम पे बच्चों हमारे यहाँ 1991 में आपके एलपीजी रिफॉर्म्स हुए थे। इन एलपीजी रिफॉर्म्स को और क्या बोलते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब आपका हिंदी में हो जाएगा उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन का मतलब आपका हो जाएगा निजीकरण, और आपका ग्लोबलाइजेशन का मतलब हो जाएगा आपका वैश्वीकरण। तो भाई अभी आपसे चाहे जो भी शब्द इसमें से डाल दे, जैसे आई गेस इस बार इन्होंने वैश्वीकरण डाल दिया था, हो सकता है कि अगली शिफ्ट में क्या डाल दे, उदारीकरण, और उस टाइम पे आपसे पूछ ले वित्त मंत्री कौन था। तो भाई वित्त मंत्री जो उस टाइम पे थे वो हमारे बाद में आगे चल के जो बनते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, ये आपके हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे। और ये उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर थे 1991 में। और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो आपके कौन थे उस टाइम पे, तो उनका नाम था आपका पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। इन्हीं के बाद से हमारे यहाँ का जो फॉरेक्स है, इसी डिसीजन के बाद से हमारे यहाँ का फॉरेक्स जो कि आपके महज कुछ दिनों का बचा हुआ था, नेगेटिव जा रहा था, और इसी डिसीजन के बाद से आज हमारे देश का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो आपका कम से कम $600 बिलियन पे पहुंच चुका है, जो कि कोविड में आपका $750 बिलियन हो गया था, बट अभी जानबूझ के उसको कम किया गया है। हु वॉज द चेयर डैट, अरे भाई ये देखो, ये अब आपका दिल्ली सल्तनत का पूछा गया कि बहामनी किंगडम जब आपका दक्षिण में बना तो उस टाइम पे कौन था। देखो बहामनी किंगडम जो बच्चे आपके दक्षिण में बना, हाँ, तो दक्षिण में आपके ऊपर एक, जब जाहिर सी बात है ऊपर की सत्ता जब आपकी वीक हो जाएगी तभी आपके नीचे क्या होगा, तो भाई यहाँ पे आपकी नई नई सत्ता बनना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए आपकी 2 सत्ताएं यहाँ पे बन चुकी थी, एक आपके हरिहर और बुक्का द्वारा बन चुकी थी सत्ता, ठीक है, विजयनगर, और दूसरा साम्राज्य बन चुका था, और दूसरा आपके यहाँ पे क्या बन चुका था, तो यहाँ पे आपके बहमनी सल्तनत आपकी बन चुकी थी, राइट। तो नीचे वाला आपका विजयनगर साम्राज्य था, ऊपर वाला बहमनी सल्तनत थी। तो यहाँ पे ये आपसे हसन गंगू शाह और ये सब चीज़ें नहीं पूछी गई हैं कि आपके विजयनगर को किसने स्थापित किया। हालांकि खैर आप लोग याद रख लेना कि जो विजयनगर है उसको आपके हरिहर और बुक्का ने आपके स्थापित किया था, और आपके जो बहमनी सल्तनत है तो उसको आपके हसन गंगू शाह या हसन बहमन गंगू शाह ने आपके स्थापित किया था। उस टाइम पे भाई आपके एक ही पगलैट राजा था जिसका नाम आपका क्या था, मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये आपके दिल्ली की गद्दी पे बैठा हुआ था, यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो इसके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट।
अब देखो यहाँ पे आप लोगों से बच्चों ये पूछ लिया कि सब्सिस्टेंस क्रॉप यानी कि आपकी यहाँ पे वो फसल बताइए जो कि आपके बेसिकली जीविका के लिए है। तो ये आपकी कौन सी है? सॉरी, जीविका के लिए नहीं है, जीविका के लिए यानी कि जो आपकी जो कैश क्रॉप है या जीविका के लिए जो फसल है आपकी, वो आपके यूपी की कौन सी है? तो उसका नाम है शुगर केन। ये सबसे ज़्यादा बेची जाती है आपकी, ठीक है। यूपी इज़ फेमस फॉर शुगर केन, आप लोगों को पता होगा। लेकिन जो जीवन जीने के लिए जो आपकी है वो आपकी कौन सी फसल है? तो वो है आपकी गेहूँ। चावल मत करके आना, लोगों को लग सकता है कि आपका चावल होगा, लेकिन आपके यहाँ पे गेहूं सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, उसको खुद ही खा लिया जाता है। ये जो फार्मिंग होती है यहाँ पे, वो आपकी गेहूं की फार्मिंग जो होती है वो आपके बाहर एक्सपोर्ट नहीं किया जाता है, ना ही किसी सरकार वगैरह को ज़्यादा दिया जाता है, पहले अपने खुद के लिए देखा जाता है। सब्सिस्टेंस का मतलब ही यही है कि आप अपने जीवन यापन के लिए पहले उसको खर्च करो और फिर उसके बाद अगर कुछ बच जाए तो फिर आप क्या करो, आप इसे सरकार को बेचो या फिर कहीं बाहर बेचो। तो आपके यूपी में कौन सी है सब्सिस्टेंस क्रॉप? तो वो आपकी वीट है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भैया रिहाला लैंग्वेज क्या है? तो भैया ये जो रिहाला है, सॉरी रिहाला है, कौन सी भाषा में लिखी गई है? रिहाला कुछ नहीं है, ये आपका एक तरीके से कह सकते हो कि ये आपका आजकल तो खैर अब आपके व्लॉगिंग वगैरह चल चुके हैं, ट्रैवल व्लॉगर्स बहुत ज़्यादा बन चुके हैं, लेकिन ये आपके उस टाइम के जो बहुत फेमस हम कह सकते हैं कि ये उस टाइम पे आपके ट्रैवल व्लॉगिंग लिखा करते थे। तो ये कौन थे? तो इब्न बतूता, पहन के जूता, ठीक है, तो ये वही थे, इब्न बतूता पहन के जूता, चलते हैं तो करता है चुर, ठीक है। तो रिहाला ये आपके इब्न बतूता द्वारा लिखी गई है। ये इन्होंने बेसिकली आपके पूछा यहाँ पे क्या है, वो ये पूछा है ना, उन्होंने ये पूछा कि इब्न बतूता है, ना ये पूछा कि कहाँ से आए थे, उन्होंने सीधा पूछ लिया कि भैया कौन सी भाषा में लिखी गई थी। तो इब्न बतूता ये आपके अरबी भाषा में लिखी हुई है, ठीक है, अरबी भाषा में लिखी हुई है। बाय द वे अगर कल को अगर आपसे पूछ ले कहाँ से आया था, तो भैया ये आपको याद होना चाहिए कि आपके मोरक्को से आया था, मोरक्को। अगला, व्हेन डिड फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्टेड? तो भाई अब आप लोगों के लिए क्या नाम है, ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान ये आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ। 1 अप्रैल कब से? 1951 से, ठीक है। पंचवर्षीय योजना थी, तो यानी कि ये आपके 51 से लेके कब तक चलेगी? 56 तक चलेगी। फिर उसके बाद ये फर्स्ट था, तो सेकंड FYP कब आया होगा पंचवर्षीय योजना? तो ये आपके 56 से लेके आपके 61 तक आई। फिर तीसरी कब आई होगी? तो तीसरी अब आपकी आ गई थी फिर आपके 61 से लेके 66 तक, ठीक है। तो भाई ये कुछ इस तरीके से आपके लगातार योजनाएं आपकी चली थी, लगातार आपकी योजना चल रही थी ये सारी की सारी, ठीक। तो आगे ऑब्वियसली जो हमारे बच्चे टोटल 12 5 ईयर प्लान्स है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। बीच में आपके कुछ प्लान्स रुके भी थे, किसी को आपके पॉलिसी हॉलीडे बोला गया था, ये सब आप लोगों को पढ़ना है, अच्छे से पढ़ के जाना। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, मैंने आपको हमेशा से याद दिलाया है, तो यानी इस पर आप 2 स्टार लगा लो कि ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। ये देखो, तो ये अगला क्वेश्चन है G20 की। अब उसने 2023 की जगह ये पूछ लिया अगले साल का कहाँ है। तो अगले साल का जो आपका G20 मन रहा है, मीन ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, जो कि लेट्स से जिसने भी आपके अटेंड किया होगा तो उसको ये चीज़ पता होगी। तो अगला जो बच्चे आपके G20 मन रहा है, ये आपका रियो दे जेनेरियो में मन रहा है, ठीक है, रियो दे जेनेरियो, जो कि आपकी कहाँ की कैपिटल है? तो ये आपके ब्राज़ील की कैपिटल है, ठीक है। तो यहाँ पे बन रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल होता है। इस बार 2023 का कहाँ पे हुआ था? तो वो आपके भारत देश में हुआ था। और यहाँ पे बाय द वे इंडिया को आपके प्रॉपर रूप से भारत नाम लिखा भी हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, टैगोर जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने आपके नाइटहुड, जो सर की उपाधि है, नाइटहुड का मतलब होता है आपके, अगर हिंदी में हो सकता है इसको बोला जाए कि सर की उपाधि, जो सर की उपाधि है ये आपके कौन से उसमें त्यागी थी? तो आपको पता ही है कि ये भाई आपके 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था, ठीक है, जलियांवाला बाग मैसेकर, इसको आप जलियांवाला बाग हत्याकांड भी बोल सकते हो, राइट। तो ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था, इसके बाद आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी ने सर की उपाधि त्याग दी थी। उससे पहले उनको सर रविंद्रनाथ टैगोर बोला जाता था। अब आ जाते बच्चे, व्हेन वाज फॉरवर्ड ब्लॉक फॉर्म्ड? तो ये आपके किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये आपका सुभाष चंद्र बोस, राइट। मैंने आप लोगों को कई बार बता रखा है, 1939 में आपके बनाया गया था। ये क्यों बनाया गया था? क्योंकि आपके जब आपके क्या नाम है, एक सेशन आपके जो सुभाष चंद्र बोस जी थे, ये आपके 1937 का इलेक्शन जीत के बहुत अच्छे तरीके से काम किए थे। उसमें उन्होंने नेशनल प्लानिंग कमेटी की भी स्थापना की थी। फिर उसके बाद उन्होंने सोचा कि मैं 1938 में फिर से क्या बन जाऊं, अध्यक्ष बन जाता हूं कांग्रेस का। लेकिन सारे आपके मिल के, इवन गांधी जी ने कहा था कि ये क्या नाम है,
उन्होंने इस चीज़ को बहुत पर्सनली ले लिया था। और फिर आपके 1938 में क्या हो जाता है, त्रिपुरी का जो सेशन है ये आपके सुभाष चंद्र बोस आपके क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं, इसलिए इसको त्रिपुरी की त्रासदी भी बोली जाती है, त्रिपुरी क्राइसिस भी बोला जाता है आपका। ठीक है, यहाँ पे आपके हालांकि जीतते हैं पर जीतने के बाद इस्तीफा दे देते हैं और अगले साल ही फिर उसके बाद क्या करते हैं, त्रिपुरी सेशन के बाद आपका क्या हो जाएगा, उसके बाद इस्तीफा देंगे और 1939 में कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक बना लेंगे। और फिर उसके बाद बच्चे आपके 1940 से ये आपके कहाँ चले जाएंगे, पहले आपके जर्मनी जाते हैं, फिर जर्मनी से सीधा आपके कहाँ चले जाएंगे, सिंगापुर चले जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था इस बार भी, मैंने कहा था कि अब आपके गांधी जी से बहुत कम क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस, वीडी सावरकर, इन सब पे थोड़ा सा ये आपका जो पैराडाइम है शिफ्ट हो रहा है क्वेश्चंस का, राइट। तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप लोग ज़रूर पढ़ के जाना वीडी सावरकर के बारे में, उनके अनुशीलन उनके जो आपके अनुशीलन अभिनव भारत, इन सब के बारे में आप ज़रूर पढ़ के जाना। ठीक है, मित्र मेला, अभिनव भारत, कौन कौन सी सोसाइटीज़ थी, अनुशीलन समिति, बिकॉज आपके 1913 वाला जो पूरा था जिसको हम लोग एक्सट्रीमिस्ट फेज बोलते हैं, गरम दल का जो पहला चरण, दूसरा चरण, ये आप लोगों को ज़रूर पढ़ के जाना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बच्चों अभी तक आप लोगों को सभी को पता चल ही चुका होगा कि ये जो आपके फर्स्ट मेडल है ये किसको मिला था, तो हमारी देश की मणिपुर की ही हैं ये, इनका नाम है मीराबाई चानू। और मीराबाई चानू को आपके वेट लिफ्टिंग में 49 केजी से आपकी खेलती हैं, राइट। तो इसमें इनको सिल्वर मेडल मिला था, ऑलराइट। तो ये आपके यानी कि आप देख सकते हो कि यहाँ से आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपके ओलंपिक से भी पूछे गए हैं। ओलंपिक्स 2023 आपके हर जगह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यानी आप लोगों को एक बार 2022 और 23 का करंट अफेयर्स ज़रूर पढ़ लेना है। ओलंपिक से भी आपके क्वेश्चंस आए। और भाई देखो, ताज महोत्सव ये एक बच्चों वाला है, अगेन ये मतलब आपको पता भी नहीं होगा, लेकिन आप इसको बहुत प्यार से, ये भी मैं इसको ऐसे टॉफ़ी वाले क्वेश्चंस बोलूँगा, बिकॉज ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका क्या था, ताज महोत्सव कहाँ का त्यौहार है, किस स्टेट का। तो अगर आपने पीछे देखा होगा, राइट, तो वो भी एक आपका गुजरात से रिलेटेड था। अब ये ताज महोत्सव है, जैसे आपसे यूपी के बारे में 2-3 चीज़ें पूछ ली गई हैं, तो भाई ये आपका ताज महोत्सव है। ताज महोत्सव ये आपको पता ही चला, ताजमहल कहाँ है, यूपी में, तो राइट, इसका और कुछ नहीं है, आपका सालाना मनाया जाने वाला त्यौहार है जिसका नाम है ताज महोत्सव। तो ये वो कुछ बच्चे हम लोगों को यहाँ पे 35 क्वेश्चन है जो कि हमें मिल पाए हैं। इस बार जो आपके एग्जाम्स हैं ये आपके मतलब हमेशा की तरह ये आपके सीबीटी बेस्ड एग्जाम्स हैं, जाहिर सी बात है सीबीटी बेस्ड है तो हमें मेमोरी बेस्ड ही पता चल पाएंगे। इनको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस बोलते हैं कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनसे रिव्यू मांगने के बाद ही ये क्वेश्चंस हमें पता चल पा रहे हैं। मेरी तरफ से जितना इसमें आपके डीपली एनालिसिस हो सकता था उस एनालिसिस को हमने कर दिया है यहाँ पे। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना। जितना मैंने आप लोगों को क्लास में बताया है, सबसे पहले नॉलेज के बाद फिर आपकी आएगी स्मार्ट गेस वर्क्स या जो आपके एलिमिनेशन टेक्निक्स है वो आपके बिना नॉलेज के नहीं हो सकता है। 2 ऑप्शंस अगर आपसे एलिमिनेट हो जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप आगे कर पाओगे, तभी आप अगले 2 ऑप्शन में रिस्क लेना, अदरवाइज छोड़ देना। जितना आए पहले उतने को ही अपने करना, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आप जो है लगभग 65 तक पहुंच गए हो, हालांकि खैर बहुत टफ है पहुंचना, पर मान लो अगर 65 तक पहुंच गए हो तो जहां आपको ना आए वहां पे मत करना। अदरवाइज आप थोड़ा सा कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हो और लेना भी चाहिए, क्योंकि बिकॉज बच्चे 4 क्वेश्चन में अगर आपका एक भी सही हो गया तो भी आपके 0.25 नंबर्स आपके एक्स्ट्रा आएंगे। तो इसी के साथ ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना, जितनी आपकी तैयारी थी आपने कर लिया है, बस आप इन सारे सेशंस को ऐसे देखते रहो। एंड ऑल द वेरी बेस्ट आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। जितना हो सके उतना आप रिवाइज करो। यहाँ से आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ के जानी चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ सब्सक्राइब करो खुंगा अकेडमी के चैनल को, ऑलराइट, और ऑल द वेरी बेस्ट, गुड नाइट।